अगर एक सवाल पर विचार किया जाए, सोचिए कि एक बंद तिजोरी में रखा हुआ 1 करोड़ रुपया किसी को अमीर बनाता है या हर रोज चुपचाप गरीब बना रहा है। ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है। ज्यादातर लोगों का दिमाग तो यही कहेगा कि भाई कैश रखा है तो इंसान अमीर ही होगा, है ना? एग्जैक्टली आमतौर पर यही सोच होती है। लेकिन आज का डीप डाइव हमारी इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलटने वाला है। आज हम एक नए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और आज का विषय एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर आधारित है। हाँ, और सोर्स क्या है आज का? ये जीत फिक्स नाम के यूट्यूब चैनल का एक वीडियो है। उसका टाइटल है अमीर कैसे बने, रिच माइंडसेट वर्सेस पोर माइंडसेट। तो इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि अमीरी और गरीबी सिर्फ बैंक अकाउंट में लिखे किसी नंबर का नाम नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक आइसबर्ग की तरह है। जो बैंक बैलेंस हमें पानी के ऊपर सतह पर दिखता है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा होता है, और इस पानी के नीचे वाले हिस्से को ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या आर्थिक समझदारी कहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सही कहा आपने। देखिए, लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि पैसा कमाना और उस पैसे को आगे बढ़ाना ये दोनों एक ही बात है, पर ऐसा है नहीं। मतलब पैसा कमाना अलग स्किल है और उसे बढ़ाना अलग। हाँ, बिल्कुल। इस आइसबर्ग के पानी के नीचे की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। ज्यादातर लोग इस धोखे में रहते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ गई तो बस वो अमीर हो गए। राइट। लेकिन आर्थिक मुद्दा सच में काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और इस गहराई को समझे बिना एक बड़ी सैलरी वाला इंसान भी आखिर में गरीब ही रह जाता है, अगर उसके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो। ये बात सुनने वालों के लिए सच में उनकी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इस चर्चा में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सोर्स की शुरुआत में ही एक ऐसी बात कही गई है जो सीधा हमारी फाउंडेशन पर चोट करती है। अच्छा, वो क्या? उसमें बताया गया है कि पैसे के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कोई इंसान पैदाइशी गरीब या अमीर नहीं होता, बल्कि उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी उसको वहां रखती है। और यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर हमारी बचपन की सामाजिक कंडीशनिंग को बताया गया है। हाँ, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बचपन से हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग आखिर होती कैसे है। देखिए, गरीब सोच वाले परिवारों में शुरू से यही सिखाया जाता है कि बस एक अच्छी डिग्री लो और किसी और के सपने पूरे करने के लिए एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो। हाँ, बेटा पढ़ाई कर लो, सेट हो जाओगे वाला माइंडसेट। एग्जैक्टली। और अगर पैसा कम पड़ रहा है तो सिखाते हैं कि एक्स्ट्रा ओवरटाइम करो या पार्ट टाइम जॉब्स करो। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क पर होता है। फिजिकल मेहनत पर। राइट। उन्हें लगता है कि शरीर को जितना ज्यादा थकाया जाएगा या जितनी ज्यादा डिग्रीज जमा की जाएंगी, पैसा उतना ही ज्यादा आएगा। ये एक ऐसी रैट रेस है जिसका कोई अंत नहीं है, जबकि अमीर लोग खुद फिजिकल काम करने की बजाय खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स से काम करवाते हैं। वेट, यहाँ पर मुझे एक सॉलिड पुशबैक देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी जो है वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और स्पेशलिस्ट पर चलती है ना। हाँ, बिल्कुल चलती है। तो बचपन से जो सिखाया जाता है कि पढ़ाई लिखाई और अच्छी डिग्री ही सफलता की कुंजी है, वो पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकता। डिग्री एक इंसान को एक मजबूत फाउंडेशन देती है। तो क्या इस वीडियो में अच्छी एजुकेशन और डिग्री को बिल्कुल ही नकारा जा रहा है? क्या सच में डिग्री किसी काम की नहीं है? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और देखिए, यहाँ डिग्री को गलत या बुरा नहीं ठहराया जा रहा है। अगर हम इसको एक अलग नजरिए से देखें, तो डिग्री एक बेहद मजबूत गाड़ी की तरह है। एक गाड़ी? हाँ, वो एक सेफ्टी नेट देती है और इंसान को मार्केट में उतरने के काबिल बनाती है। लेकिन उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक पावरफुल इंजन की जरूरत तो होती है ना। राइट, बिना इंजन की गाड़ी कैसे चलेगी? एग्जैक्टली। और आर्थिक सफलता के मामले में वो इंजन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के वो महंगी डिग्री वाली गाड़ी बस एक जगह खड़ी रह जाएगी, पड़ी रहेगी गैराज में। ओह वाओ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? अमीर सोच वाले लोग सिर्फ डिग्री लेने के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो नॉलेज और मार्केट में क्या बिक रहा है उसके पीछे भागते हैं। वो शरीर से मेहनत करने की बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और बड़ी डिग्री होल्डर्स उनके उस सिस्टम को चलाने के लिए काम करते हैं। ये सच में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है।
मतलब इंसान को खुद फिजिकल मजदूरी करने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लेवरेज क्रिएट करना होता है। बिल्कुल, लेवरेज ही असली गेम है। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत और अच्छी नौकरी से आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती, तो ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं, यानी बचत, सेविंग्स। बचपन में गुल्लक में पैसे जमा करने की आदत तो सबको होती है। हाँ, गुल्लक और पिगी बैंक्स सबने भरे हैं। सही बात है, पर यहीं पर वो 1 करोड़ रुपए के सूटकेस वाला पॉइंट आता है, जो इस बचपन की आदत को, इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ देता है। ओ हाँ, वो सूटकेस वाला उदाहरण। ये पॉइंट सच में लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जी। सोर्स में बताया गया है कि अगर किसी इंसान को अचानक से 1 करोड़ रुपए कैश से भरा एक सूटकेस मिल जाए जी। और वो सोचे कि अब तो वो जिंदगी भर के लिए अमीर हो गया, जो कि नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। हाँ, और उसने उस कैश को बिना इन्वेस्ट किए बड़े आराम से एक तिजोरी में 10 साल तक बंद करके रख दिया। अब सुनने में तो लगता है कि पैसा तो सेफ है। हाँ, लॉक इन की में है। लेकिन हकीकत में वो इंसान अमीर होने की बजाय दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा है, धीरे धीरे। यहाँ पर काफी लोगों का दिमाग थोड़ा चकराता है। मेरा भी चकराया था। मतलब 1 करोड़ रुपए 10 साल बाद भी गिनती में तो 1 करोड़ ही रहेंगे ना, उसमें से एक नोट भी कम नहीं हुआ तिजोरी में, तो वो इंसान गरीब कैसे हो गया? देखने में भले ही उस सूटकेस के अंदर नोट उतने ही हों, लेकिन उनका अस्तित्व, उनकी ताकत तेजी से गिर चुकी है। इस आर्थिक कहानी में एक बहुत ही खामोश दुश्मन होता है। और वो दुश्मन क्या है? जिसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम सिर्फ नोट्स की गिनती देखते हैं, उनकी खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर को हम इग्नोर कर देते हैं। परचेजिंग पावर। हाँ, जो चीज़ 10 साल पहले मान लीजिए 50 रुपए की आती थी, वो आज महंगाई की वजह से आराम से 500 रुपए की हो चुकी होती है। सही कहा, प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं। इस हिसाब से मार्केट में जो लाइफस्टाइल पहले 1 करोड़ में मेंटेन होता था, उसे मेंटेन करने के लिए आज 10 साल बाद शायद 3 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तिजोरी में वही 1 करोड़ रखा हुआ है, तो टेक्निकल रूप से उस इंसान की खरीदने की ताकत तो 1/3 रह गई ना, वो और गरीब हो गया। बाप रे, इसको एक एनालिसिस से समझना और आसान हो जाएगा। सिर्फ कैश बचाना और उसे तिजोरी में बंद करके रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कड़ी धूप में बर्फ का टुकड़ा बचाना। बर्फ का टुकड़ा? हाँ, इंसान चाहे उस बर्फ की जितनी भी हिफाजत करे, उसे डबल प्लास्टिक में लपेट दे, लेकिन कड़ी धूप में वो रखे रखे पिघल ही जाएगा। पैसों की औकात हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, ठीक उसी पिघलते हुए बर्फ की तरह। वाओ, ये बहुत सटीक एनालॉजी है, बर्फ का पिघलना। अमीर माइंडसेट वाले लोग इस पिघलते हुए बर्फ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनका मुख्य मकसद पैसे को सिर्फ बचाना या होल्ड करना नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? वो पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से ग्रो करे। उन्हें अपने पैसे को डाउन नहीं होने देना है। महंगाई को बीट करना है। एग्जैक्टली। एक गरीब माइंडसेट वाला उस 1 करोड़ को या तो तिजोरी में सड़ने देगा या उसे यूजलेस चीजों पर उड़ा देगा। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान उसी 1 करोड़ को सीधा ऐसी जगह डालेगा ताकि 10 साल में वो 10 करोड़ या 50 करोड़ बन सके। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे को पिघलने से रोकने के लिए, महंगाई से बचाने के लिए उसे इन्वेस्ट करना है, उसे काम पर लगाना है। बिल्कुल। लेकिन लोग अपना पैसा गलत जगह क्यों खर्च करते हैं? अगर इन्वेस्ट करना इतना ही जरूरी है, तो लोग अपनी जेब खाली क्यों कर लेते हैं? यहां मुद्दा आता है हमारी रोजमर्रा के शॉपिंग डिसीजंस और एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज के खेल का। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब किसी भी आम इंसान को पता होता है कि जो चीजें पॉकेट में पैसा डालती हैं वो एसेट्स हैं, और जो चीजें पॉकेट से पैसा निकालती हैं वो लायबिलिटीज हैं। सही। वीडियो का उदाहरण लें तो अगर किसी ने कार खरीदी और उसे टैक्सी सर्विस में लगा दिया, तो वो पैसे कमाएगी, यानी एसेट बन जाएगी। हाँ, क्योंकि वो हर महीने कैश फ्लो ला रही है। पर अगर वही महंगी कार सिर्फ पड़ोसी को दिखाने के लिए ली, तो हर साल इंश्योरेंस, पेट्रोल, सर्विसिंग का खर्चा बढ़ेगा, तो वो क्या बन गई? लायबिलिटी। ये सबको पता है, पर लोग फिर भी गलती क्यों करते हैं? मैं बताऊं। हम सब कभी ना कभी पड़ोसी की नई टीवी या नई चमकती गाड़ी देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं ना? हाँ, ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर, एक सोशल साइकोलॉजी के पैमाने पर देखें, तो इंसान एक सोशल एनिमल है। उसे सोसाइटी में अपना रुतबा, अपना स्टेटस दिखाना पसंद है। दिखावे का कल्चर। एग्जैक्टली। लायबिलिटीज खरीदने से दिमाग में एक इंस्टेंट डोपामाइन हिट मिलता है, खुशी मिलती है। जब कोई नई महंगी गाड़ी खरीदकर
पड़ोसी के सामने पार्क करता है तो उसे एक ट्राइबल सुप्रीमेसी का एहसास होता है। ईगो बूस्ट होता है। राइट। लोग जानते हैं कि नई गाड़ी हर साल उनकी पॉकेट से इंश्योरेंस और सर्विसिंग के नाम पर लाखों रुपए निकालेगी। उन्हें गाड़ी की वैल्यू कम होने का मैथ्स भी पता होता है, पर वो सोशल वैलिडेशन और दिखावे की आदत इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग अपना सारा इन्वेस्टेबल पैसा इन्हीं लायबिलिटीज पे खर्च कर देते हैं, जिसे हम आम भाषा में लाइफस्टाइल क्रीप भी कहते हैं। यहाँ मैं इसको एक पर्सनल आर्मी की तरह देखना पसंद करता हूँ। पर्सनल आर्मी, ये कैसे? देखिए, सोचा जाए तो हमारा हर एक रुपया एक सोल्जर, एक सिपाही की तरह है। एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान क्या करता है कि वो अपनी इस फौज को शॉपिंग मॉल के शोरूम में भेज देता है। अच्छा, लायबिलिटीज खरीदने के लिए। हाँ, और वहां वो सिपाही हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, शहीद हो गए समझिए। लेकिन अमीर माइंडसेट वाला इंसान अपने इन रुपयों को जमीन खरीदने, रेंटल प्रॉपर्टी लेने या बिजनेस मशीनरी जैसी चीजों में लगाता है। यानी वो अपनी फौज को एक ऐसे मैदान में भेजता है जहां से वो और नए सिपाहियों को बंदी बनाकर वापस लाएं। हर नया एसेट एक नई टेरिटरी जीतने जैसा है। वाओ, ये आर्मी वाली एनालॉजी से सच में बहुत फिट बैठती है। अमीर लोग सबसे पहले अपनी आर्मी को एसेट्स जीतने भेजते हैं। बिल्कुल। और जब उन एसेट्स से नया रेवेन्यू आता है, यानी जो नए सिपाही आते हैं, तो उन्हीं से वो आगे इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने खर्चे निकालते हैं। वो कभी भी अपने मूलधन यानी अपनी मेन आर्मी को लायबिलिटीज पर ऐसे ही खर्च नहीं करते। सही। गरीब माइंडसेट वाले पैसे आते ही उड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, गरीब माइंडसेट वाले लोग पैसे आते ही सबसे पहले अपने कंफर्ट और दिखावे की चीजें खरीदते हैं और बाद में अगर कुछ बचा तो इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। ये पूरा फ्लो ही उल्टा है। तो अब अगर इस सारी फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलना हो, मेरा मतलब है अब तक हमने माइंडसेट समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली एक आम सैलरी वाला इंसान जो शायद हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है, वो इसको अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? हाँ, रियल लाइफ एप्लीकेशन भी तो जरूरी है ना। तो सोर्स ने यानी उस वीडियो में अमीर बनने के 6 गोल्डन रूल्स दिए हैं। अगर इन रूल्स को हम एक ब्लूप्रिंट की तरह समझें तो सबसे पहला काम फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर होता है। रूल नंबर 1, अपने दिमाग को समझाना कि मुझे अमीर बनना है। मेंटल प्रिपरेशन। हाँ, और किसी भी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का पहला स्टेप एक मेंटल शिफ्ट ही होता है। जब तक इंसान मानसिक रूप से उस डेली मजदूरी और रैट रेस से बाहर निकलने का सोचेगा नहीं, तब तक कोई भी गणित या टेक्निक काम नहीं आएगी। बिल्कुल। उसके बाद आता है रूल नंबर 2, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना। और रूल नंबर 3, शॉपिंग डिसीजंस सोच समझ कर लेना, यानी एसेट्स को लायबिलिटी से ज्यादा अहमियत देना। सही बात है, ये बेसिक स्टेप है पर लोग यहीं गलती करते हैं। अब आता है रूल नंबर 4, जो एकदम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया गया है। मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। एक आम मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में उसके बेसिक खर्चे लगभग 20,000 रुपए हो जाते हैं। ओके, तो उसके पास बचे 30,000 रुपए। एग्जैक्टली। अब यहां पर वो टेस्ट शुरू होता है कि माइंडसेट कैसा है। गरीब सोच यहां इस बचे हुए 30,000 रुपए को एक लाइसेंस समझ लेती है, महंगी EMI और नए फोन के लिए। लेकिन वीडियो कहता है कि अमीर पहले इन्वेस्ट करता है और फिर खर्चा निकालता है, जिसे फाइनेंस की दुनिया में पे और सेल्फ फर्स्ट कहते हैं। राइट। उस 30,000 में से 15,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए रखें और बाकी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करें। और इस पे और सेल्फ फर्स्ट के पीछे ना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम करती है। देखिए, एक पार्किंसंस लॉ होता है जो कहता है कि इंसान का खर्चा हमेशा उसकी आमदनी के बराबर बढ़ जाता है। हाँ, अगर पैसे हैं तो खर्च हो ही जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर जेब में 30,000 एक्स्ट्रा हैं तो दिमाग खुद ब खुद 30,000 के नए खर्चे पैदा कर देगा। इसीलिए अमीर सोच वाले लोग आमदनी आते ही खर्चा करने से पहले उसमें से इन्वेस्टमेंट का हिस्सा निकाल लेते हैं। ये एक जबरदस्त डिसिप्लिन है जहां फ्यूचर की आज़ादी को आज के कंफर्ट से ज्यादा अहमियत दी जाती है। सही कहा। फिर आता है रूल नंबर 5, लंबा सोचना, कम से कम 10 साल की प्लानिंग करना। और आखिरी रूल नंबर 6, रिस्क लेना और उसको मैनेज करना। ये लंबा सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ता है। पर एक बात बताइए, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें कि कल को बिना काम किए भी जो आपका मंथली खर्चा है, जैसे वो 30,000, वो आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से आने लगे। बस आजादी मिल गई। में रिस्क लेने की बात है, पर रिस्क लेना आसान थोड़ी होता है। आम इंसान को तो डर लगता है कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा,
जो उसने इमरजेंसी फंड बनाया है 15,000 का, अगर मार्केट क्रैश हो गया या बिजनेस डूब गया, तो क्या वो छोटा सा इमरजेंसी फंड उसको बचा लेगा? ये एक बहुत ही नेचुरल डर है। और देखिए, रिस्क को कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। मैनेज कैसे करें? हकीकत में वो जो 15,000 का इमरजेंसी फंड आपने जमा किया, वो आपके बिजनेस को बचाने के लिए नहीं है, वो इंसान के पर्सनल सर्वाइवल के लिए है। ओ, पर्सनल खर्चों के लिए। हाँ, ताकि अगर बिजनेस घाटे में भी जाए, इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाए, तो कम से कम घर में राशन आने की दिक्कत ना हो। सर्वाइवल चलते रहना चाहिए। असली रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने सारे पैसे एक ही जगह लगा दिए जाएं। तो यानी इमरजेंसी फंड सिर्फ एक शॉक एब्जॉर्बर है। बिल्कुल, शॉक एब्जॉर्बर ही है वो। समझ गया। अब अगर आगे बढ़ें तो एसेट्स बनाने और इन्वेस्ट करने के लिए कभी-कभी नई स्किल्स भी सीखनी पड़ती हैं, और सोर्स खुद इसका एक प्रैक्टिकल तरीका ऑफर करता है, बिल्कुल वीडियो के अंत में। हाँ, उस क्रिएटर ने एक ई बुक का जिक्र किया था। राइट, क्रिएटर ने एक ई बुक का जिक्र किया है जिसमें यूट्यूब चैनल ग्रो करने के 101 टिप्स दिए गए हैं। ये टिप्स उनके खुद के अनुभव पर आधारित हैं और इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। अगर हम इसको एज अ केस स्टडी करीब से देखें, तो उस क्रिएटर ने प्रैक्टिकली उस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और खुद के लिए एक डिजिटल एसेट बनाया है। एक डिजिटल एसेट, हाँ। उन्हें उस ई बुक को लिखने में अपना समय और दिमाग लगाना पड़ा होगा एक बार, लेकिन अब वो ई बुक उनके लिए लगातार बार-बार रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी। उसमें कोई बार-बार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। सही। जो लोग इस ई बुक से नई स्किल सीखकर अपना चैनल बनाएंगे, वो दरअसल अपने लिए नए डिजिटल एसेट्स ही बना रहे होंगे, है ना? ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक जीता जागता मॉडर्न उदाहरण है। बिल्कुल। आज के टाइम में एसेट का मतलब सिर्फ जमीन या गोल्ड नहीं है। आपकी स्किल, आपका डिजिटल फुटप्रिंट, एक ई बुक या यूट्यूब चैनल भी एक ऐसी मशीनरी बन सकती है जो लगातार आपको कमा कर दे। तो आज हमने सच में बहुत लंबा और इन्फॉर्मेटिव सफर तय किया। अगर इस डीप डाइव को समराइज करें, तो अमीर बनने का राज किसी बड़ी डिग्री में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में है। हाँ, पैसे को महंगाई से बचाना, लायबिलिटीज से दूर रहना, पहले इन्वेस्ट करना और दिखावे से बचना, और हाँ, सबसे जरूरी, लंबा सोचना। 10 साल का विजन रखना ही असली प्लानिंग है। सही कहा आपने। और ये चर्चा आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। वो क्या? एक फाइनल थॉट सोचिए। अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस किसी एक्सपेंसिव डिग्री का मोहताज नहीं है और सिर्फ इस मनी मैथ, इस पैसों के गणित को समझकर कोई भी सफल हो सकता है, तो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आज भी इस विषय को अपनी सिलेबस से बाहर क्यों रखता है? ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? क्या हमें बच्चों को बचपन से ही उन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज के साथ-साथ एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं सिखाना चाहिए? एग्जैक्टली। हम बचपन से हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर ये नहीं सिखाते कि महंगाई नाम का दुश्मन उनकी मेहनत की कमाई को कैसे खा जाता है। ये वाकई एक ऐसा चुभने वाला सवाल है जिस पर सुनने वालों को अकेले में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक आजादी की शुरुआत एक नए माइंडसेट से ही होती है। बिल्कुल। सोच बदलेगी तभी तो फ्यूचर बदलेगा। सही कहा। तो इसके साथ ही इस डीप ड्राइव को यहीं समाप्त करते हैं, और विचार करते रहिए,